महिलाएं, जाति एवं सुधार। कक्षा 8वीं इतिहास का अध्याय नंबर 8। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था विद्यार्थी जीवन के बारे में। शिक्षा नीतियां जो है किस प्रकार से लागू की गई भारत के अंदर और किस प्रकार जो है उसका विरोध किया गया और किस प्रकार से जो है शिक्षा जो है धीरे धीरे करके आगे बच्चों को मिलने लगी। हमने बच्चों के बारे में पढ़ लिया, किसानों के बारे में पढ़ा, कुलीन वर्गों के बारे में पढ़ा, अमीर गरीब सबके बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने इस किताब के अंदर महिलाओं के बारे में नहीं पढ़ा है। तो इस अध्याय में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की जो महिला है और उस वक्त की जो महिला थी, यानी कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले जो महिलाएं थी, इनमें क्या अंतर है ये आपको इस अध्याय में समझ में आ जाएगा। ठीक है। और महिलाओं के साथ साथ हम जातियों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं के जीवन में और ये जातियों से रिलेटेड जो सारी चीजें, जो नियम कानून यहाँ पर बने हुए थे, उसमें सुधार किए गए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अध्याय की ओर, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इसको गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें किन मुख्य बिंदु पर बात की गई है, कौन सी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी। जैसे आपकी आज जिंदगी है, क्या 200 साल पहले भी इसी प्रकार से बच्चे रहा करते होंगे। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। यानी आजकल आप देखते होंगे, आप खुद स्कूल जाते होंगे और एक कोएड स्कूल है जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ रही हैं। पहली बात तो ये कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं आज के टाइम में, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले के टाइम में तो लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। और फिर इतना होने के बाद आज की लड़कियां लड़कों के साथ भी पढ़ रही हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी जाती है, विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। ये आज के टाइम की बात हो रही है। कानूनन शादी के लिए भी उनका बालिग होना जरूरी है। जैसे कि अभी का कानून है, ये कहता है कि लड़कियां कम से कम 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट भी डाल सकती है और चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि आपको पता ही है ना। द्रौपदी मुर्मू हमारी जो है राष्ट्रपति भी हैं, महिला राष्ट्रपति हैं। हमारे देश की दूसरी और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है, ये भी इन्हीं का उदाहरण है। सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। कह रहे हैं कि अभी के टाइम में भी सभी महिलाएं जो है इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पा रही है। जो अधिकार उनको दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा प्राप्ति का हो, चाहे वो अपनी मर्जी से शादी करने का हो, किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी करने का हो, या फिर वोट डालने का अधिकार हो, चाहे विश्वविद्यालय पढ़ने का अधिकार हो, या फिर नौकरी करने का अधिकार हो। कह रहे अभी भी सभी महिलाएं जो है इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पा रही हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या फिर मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती, मतलब वो अपनी इच्छा से अभी भी शादी नहीं कर सकती है, इतने अधिकार कानूनी तौर पर मिलने के बाद भी। 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। आज से 200 साल पहले ये जो हालात हैं, जो आज के टाइम पीरियड में आपको दिख रही हैं, लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर जो चीजें दिख रही हैं, कह रही है आज से 200 साल पहले बहुत ही ज्यादा अलग थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। सती प्रथा की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमंडित किया जाता था। अब देखो कितनी बुरी चीज है ये। असल में ये हमारे धार्मिक चीजों के अंतर्गत आ गई थी कि जिस भी महिला का पति अगर मर गया है तो उसकी चिता पर जिंदा जला दी जाएगी उस महिला को। और जब वो महिला अपनी मर्जी से या तो स्वेच्छा से, अपनी ही इच्छा से चिता पर बैठ जाए, या फिर जबरदस्ती लोग उसको बिठाएंगे, तो अंत में उसको क्या कह देते हैं कि भाई ये तो सती निकली। सती मतलब, सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला, मतलब इसके मन मस्तिष्क में अपने पति के अलावा किसी का ख्याल तक भी नहीं था। तो अब उसका पति नहीं रहा तो ये किसी और की भी नहीं होगी, बल्कि उसी के साथ जिंदा जल जाएगी। तो ये अपने आप में कितनी बुरी चीज है। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित हुआ करते थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच होती ही नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द ही विधवा हो जाएगी। मतलब अगर ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, ये ना यही होता है, आडंबर में चीजों को डाल दो ताकि महिलाएं कभी पढ़ ही ना पाए। यहाँ पर देखो चित्र 1 में दिखाया गया है, सती प्रथा में एक व्यक्ति है जिसको जलाया जा रहा है, उसके ऊपर जो है औरत को जिंदा बिठा दिया गया है और
ढोल नगाड़े बजा दिया करते थे तेजी से, ताकि इसकी चीखों की आवाज़ आपको कहीं भी सुनाई ना दे। सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है वो जिंदा जलने में ही होती है या फिर बच्चे पैदा करने में होती है, और ये दोनों ही पीड़ा जो है महिलाओं ने आदि अनादिकाल से झेला है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरें में से एक ये तस्वीर है, जिसको बाल्थाजर साल्विन ने 1813 में बनाया था। सती प्रथा को पूर्वी समाज की बर्बरता के सबूत के तौर पर दिखाया जाता है। तो एक तरह से कितनी बेकार चीज़ है ये, कितना प्रताड़ित किया गया महिलाओं को। आज के टाइम में क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। आगे देखिए, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। मतलब महिला पुरुष होना ही अंतर नहीं था, बल्कि जाति भी जो है उसके अंदर एक हिस्सा थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता है, इसका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिनको शूद्र बोला गया। मतलब सबसे ऊपर हो गए ब्राह्मण, फिर हो गए क्षत्रिय, फिर हो गए वैश्य, उसके बाद हो गए शूद्र। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी, या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य, मतलब वो उसको क्षीण मानते थे, घृणा करते थे। जिन कार्यों से ये शूद्र लोग वही काम किया करते थे, जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। ये उनका मानना था। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रियों का ये मानना था कि अगर हम ये काम हम करेंगे तो हमारा जो जाति है, हमारा जो जन्म है, धर्म है, वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये काम कौन करेगा? शूद्र करेंगे। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत भी मानती थी, क्योंकि वो इस तरह के काम करते थे जिनको करने से ही इनका धर्म या इनकी जाति भ्रष्ट हो जाती, इसलिए वो उनको छुआ भी नहीं करते थे। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट या तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। मतलब जो निचली जाति के लोग थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, ठीक है। वो उस कुएं में पानी लेने नहीं जा सकते थे जहां पर बाकी जाति के लोग पानी लेने जाते हैं, या फिर ये उन तालाब या घाट पर भी नहाने के लिए नहीं जा सकते जहां पर बड़ी जाति के लोग यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहाने जाया करते थे। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। देखो, मनुष्य ही है, लेकिन दर्जा उनका निर्धारित कर दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। तो आपको ओवरव्यू मिल गया अब तक में कि आप क्या पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया आज की महिलाओं का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, जो राइट्स है, उनका 200 साल पहले की महिलाओं से कंपेयर करके बताया कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। और ये चेंजेस सडन नहीं आए, अचानक नहीं आए हैं। ये जो चेंजेस आए हैं, ये इसके लिए लोगों ने जो है बहुत मेहनत की है, उन्हीं के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ जो जाति को लेकर के इतने भेदभाव थे वो भी धीरे धीरे कम हुए, है ना। आज के टाइम में ऐसा बहुत कम हो चुका है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं रहा जाति भेद, अभी भी है, बट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। शहरों में तो ना के बराबर हो चुका है अभी भी, पर गाँव में अभी भी है, बट हाँ ये धीरे धीरे कम हुए। तो ये जो भी चेंजेस है उसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, परिवर्तन की दशा में उठते कदम, यानी कि परिवर्तन के डायरेक्शन के अंदर, दिशा के अंदर कुछ कदम उठाए गए। देखिए क्या क्या थे वो, कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहाविसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे थे, ठीक है। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में जा रही थी, जिसके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि पहले की चीजें जो है पांडुलिपि के द्वारा लिख करके उसको संरक्षित रखा जाता था एक जगह पर, और सभी लोगों जो है वो उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। सभी लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसको बनाना, उसको लिखना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। जब से ये कागज वगैरह, अखबार वगैरह, पत्रिकाएं, पर्चे छपने लगे, तो लोग क्या हुआ, इससे लोग ज्यादा कनेक्ट होने लगे, संचार अच्छा होने लगा, कम्युनिकेशन बिल्ड होने लगा, और धीरे धीरे चीजें ज्यादा फैलनी शुरू हो गई। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख भी सकते थे, अपने विचार व्यक्त भी कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलन से जुड़ी हुआ करती थी। मतलब संचार माध्यम से जो है इतना सारा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला।
इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू हुई थी। मतलब ये सोच चीजें चेंजेस आए हैं, ये किनके द्वारा शुरू हुआ? वो लोग जो भारत में सुधार करने की कोशिश करते थे या उन्होंने जो अपने संगठन बना रखे थे, तो ये पहल उन्होंने करी। राजा राम मोहन राय, इन सभी के बारे में भी आप पढ़ोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेकर के 1833 तक। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। ये जो नाम आ रहे हैं ना, ब्रह्मो समाज, इसकी स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कहां पर करी? कलकत्ता के अंदर, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने को तैयार हो। मतलब देखो, ये लोग ये मानते थे कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन करना पड़ता है, समय पर परिवर्तन होना चाहिए। अगर समय पर परिवर्तन नहीं हुआ तो आगे जाकर के वो अचानक होगा, जिससे काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है, समाज में बहुत बुरा असर उसका पड़ने वाला है। तो ये मानते थे कि भाई धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और जो समाज के अंदर इस तरह की चीजें हैं जो अन्यायपूर्ण है, जैसे सती प्रथा है ना, जिंदा जलाना, बाल विवाह, तो इसको जो है खत्म करना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करते थे कि वो पुराने व्यवहार को छोड़े और नया ढंग अपनाए। ये देखो, इनकी तस्वीर है राजा राम मोहन राय की, रेमब्रांट पील द्वारा ये चित्र 1833 में बनाई गई है। तो राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। मतलब जैसे आज की लड़कियां बाहर जाके पढ़ लिख रही हैं, और सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी तक वो जा रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। उसमें सबसे बड़ा चेंज जो ये मिला है आज के टाइम में महिलाओं को, इसमें सबसे बड़ा हाथ राजा राम मोहन राय का है, या ये मैं बोलूं कि सबसे पहला हाथ जो है वो इनका ही है। फिर है विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राममोहन राय केवल एजुकेशन के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे, ये भी मानते थे कि जो विधवा हैं उनको सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम इन्होंने छेड़ी कि उनको सती बनाने की जरूरत नहीं है, उनको जिंदा जलाने की जरूरत नहीं है। राजा राममोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। तो सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय व यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि ऐसा कोई भी ग्रंथ हमारे देश के अंदर नहीं है जिसमें विधवाओं को जलाने की बात की जा रही है। विधवा वो जिनका पति अभी हाल फिलहाल में मर गया है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। पिछले ही अध्याय में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तभी वो चाहते थे कि भारत के जो देसी लोग हैं इसको चेंज किया जाए, इनमें शिक्षा जो है अच्छे स्तर की डाली जाए। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ये आपको डेट याद रखनी है कि सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी थी? राजा राम मोहन राय ने। कब जाकर के सती प्रथा को बंद किया गया? 1829 के अंदर। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। मतलब ये लोग रिलेट करते थे। होता क्या था कि जो लोग हैं वो अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलते थे जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लोग जब उसको चेंज करने की कोशिश करते थे, ये बताने की कोशिश किया करते थे कि देखो ये चीज गलत है, तो सबसे पहले इनको पता था कि लोगों को डायरेक्टली मना करने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग क्योंकि ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं, तो ये उन ग्रंथों में से खंगालते थे उन श्लोकों को, जिससे या उन वाक्यों को जिससे इनको ये लगे या इनके सोच को समर्थन मिल जाए उससे, कि जहां पर ये बताया जा रहा हो कि हाँ ये चीज गलत है, बल्कि आप जो कह रहे हो वो सही है। जैसे कि सती प्रथा को बंद करने के लिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ग्रंथों को पढ़ा, उसमें ये देखा कि कहीं भी सती प्रथा को बताया नहीं गया है, कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि हाँ किसी का अगर पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके ऊपर जिंदा जला देना चाहिए। तो इन्होंने उस बात को उठाया और बोला कि देखो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये गलत है।
ठीक है, तो ये गलत है। तो ये धीरे धीरे क्या करा, उसको 1829 में इन्होंने बंद करवा दिया। एक चित्र है यहाँ पर देख सकते हो, कुंडों पर झूलने का एक त्योहार है ये। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। ये तस्वीर आप देख सकते हो, एक डंडा है, उसके ऊपर दोनों छोर पर लोगों ने अपने आप को बांध रखा है और वो एक भयानक तरीके का त्योहार मना रहे हैं। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। कितना कष्टदायक है ये कि व्यक्ति अपने खाल में एक कुंडा भेद करके, मतलब छेद करके उसके अंदर, खाल के अंदर, अपनी मांस के अंदर, मतलब आपने अपनी पीठ में छेद करा और उसमें कुंडा फंसाया और अपने आप को रस्सी में बंधा फांस करके आप उस त्योहार का हिस्सा बन रहे हो। तो ये कितना कष्टदायक है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी जो है वो एक बहुत ही बेकार चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जो रीति रिवाज थे भारत के वो काफ़ी ज़्यादा खराब थे। ज़्यादा सारे खराब नहीं थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब थी। ठीक है, अभी देखो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करने के विचारक थे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो सती विरोधी थे। कुछ लोग सती समर्थक भी रहे होंगे, तभी तो सती प्रथा चली। तो उनके बीच में कुछ बात बताई गई है कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। सती प्रथा के दौरान लड़कियों को किस प्रकार से जलाया जाता था, देखो उसी की बात हो रही है कि या तो स्वेच्छा से, मतलब वो अपनी इच्छा से चिता पर बैठ जाएगी। अब छोटी छोटी बच्चियां हुआ करती थी, जिनकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई है, जिनका पति अभी मर गया है। छोटी उम्र की बच्चियां 8 साल 9 साल 10 साल में उनकी शादी हो गई है, उनको शादी के जोड़े में तैयार करके, है ना, बढ़िया से तैयार करके, उस बच्ची को क्या ही पता कि क्या हो रहा है उसके साथ, ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाया जाता था जहां पर उसके पति की चिता हुआ करती थी। और अगर वो समझदार है और सती को समझती है तो वो अपनी इच्छा से उस जलती आग पर बैठेगी, नहीं तो उसको लकड़ियों से बांध करके वहां पर बिठाया जाता था। और क्योंकि वो छोटी बच्चियां हैं, अब देखो यार, बच्ची हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अगर जिंदा जल रहा है तो दर्द तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो चीखते चिल्लाते थे, तो ढोल नगाड़े लेके जाया करते थे वो लोग, और ढोल नगाड़े बजाते थे बहुत तेजी से, ताकि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज उन्हीं नगाड़ों की आवाज में दब जाए। इतनी दयनीय अवस्था, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि लड़कियों के साथ उस समय में क्या स्थिति कर रखी थी। उसके बावजूद उनकी शादी की जाती थी, क्योंकि उनको शादी का अधिकार उनके हाथ में नहीं था, बल्कि उनके माता पिता के हाथ में था। तो जब माता पिता के हाथ में शादी का अधिकार था, तो भी ये सती जैसी चीजें चला करती थी। तो उन्हीं की बात हो रही है कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में भी लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण है। वो लोग की बात लिखी हुई है जो सती को समर्थन करते थे, मतलब सती प्रथा के समर्थक थे। और ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर पुरुष होंगे, क्योंकि जलाया पुरुषों को नहीं जाता था। ठीक है, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती, ये सती समर्थकों का मानना था। वो लोग क्या मानते थे कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती है। देखो कम समझदार क्यों होती है, क्योंकि ये तो पढ़ने भेजते नहीं थे उसको, उनके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होता। अरे यार, महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, तुझे जन्म दिया है बे, हैं? और कह रहा है कि दृढ़ संकल्प नहीं है, क्योंकि उनको ये एजुकेशन नहीं दिया करते थे। और कहते हैं कि भरोसे के योग्य नहीं होती, मतलब अगर आज इनका पति मर चुका है तो कल ये किसी और के साथ भी भाग सकती है, जा सकती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, क्योंकि उनकी स्थिति ये लोग ऐसे बना देते थे कि जैसे जिसको नहीं जलना चिता पर, तो उसके साथ ये इस तरह की पीड़ा उसको दिया करते थे कि वो चाहती थी कि इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। ऐसी स्थिति ये लोग बनाते थे। और ये सब पुरुष हैं, ये महिलाएं नहीं है। परंतु वे कहीं धधकती आग से ना भाग निकलिए, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। सोचो कि हाँ, वो अपनी कामना से जा तो रही है कि हाँ मैं ठीक है, मैं जल जाऊंगी, और वहां पर बैठे और कहीं पता लगे कि भाई आग थोड़ी बहुत है, चलो गर्मी लगेगी, थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन अगर आग बढ़ी तो ऐसा ना हो कि वो भागे। तो कह रहे पहले हम लकड़ियों से उसको बांध दिया करते थे। सोचो आप थोड़ा सा, ये थे सती समर्थक। अब है सती विरोधी। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका दिया ही कब है? जब इन्होंने बोला कि महिला जो है दृढ़ संकल्प वाली नहीं होती है, तो उनका ये था कि आपने उनको मौका कब दिया? आप उनको मौका तो दो कि हाँ भाई आप ये करोगे। यार, आप अपनी मर्जी से उनकी शादी कर रहे हो, जब मन कर रहा है तब शादी कर रहे हो, वो इसके लिए तैयार है नहीं है, उसको वो पति चाहिए भी कि नहीं चाहिए, आप उससे पूछ ही नहीं रहे हो।
हालांकि ये तो अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा हिस्सों में, ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी है, ये शहरों में भी है, गाँव में भी है। माता पिता ही लड़की की शादी तय करेंगे। वो लड़की से पूछते भी नहीं है कि हाँ तेरे को ये लड़का पसंद है या तेरे को कोई लड़का पसंद है या तू अपनी इच्छा से शादी कर सकती है। तो कह रहे हैं कि आपने मौका ही कब दिया उनको कि हाँ वो सही या गलत बता पाए। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ ही नहीं होती है, जब सारे डिसीजंस आप ही ले रहे हो और उनके ऊपर थोपे जा रहे हो। उनको तो केवल कठपुतली बना लिया आपने। आप ही पैदा कर रहे हो, आप ही शादी कर रहे हो और आप ही उसको जला रहे हो। सोचो, ये माँ बाप ही है ना जिन्होंने पैदा करा, जिन्होंने पाला पोषा, शादी भी की धूमधाम से, है ना। फिर मरने के बाद उसको सिखा रही है बेटी को अपने कि बेटी तू जल जा। और ये वही माँ है जिसका पति जिंदा है। अगर इसका पति मर गया होता तो उसको भी जलना होता। उसके दिमाग में ये बात नहीं जा रही। तो यही बोला जा रहा है कि आपने उन महिलाओं को अपनी क्षमता दिखाने का प्रदर्शन या क्षमता जो वो प्रदर्शित करेंगे, भाई इसका मौका दिया कब है। और जब आपने मौका दिया नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उनके अंदर समझ नहीं है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई की गई चीज़ों का ग्रहण ना कर पाए तो हमें उसे अक्षम मान सकते हैं कि हाँ उसको आपने शिक्षा दी, उसको सिखाया, पढ़ाया लिखाया, उसके बाद भी देखा कि नहीं वो डिसीजन उसके गलत हुए, तो आप बोलो कि हाँ ये करने के लायक नहीं है, ये कैपेबल नहीं है। बट आपने तो पढ़ाया ही नहीं, पढ़ने लिखने तो दिया ही नहीं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो वे तुमसे कमतर ही रह जाएगी। तो तुमने तो उठा करके उसको क्या करा, घर में बांध दिया। भैया कुछ टाइम तुम घर का काम कर लो, उसको बाहर भेजो, करने तो दो उसको पहले, तभी तो सही गलत बता पाओगे। तो ये सती विरोधी की ये कुछ बातें थी। तो ये बहस तो चलती रही काफी लंबी, लेकिन हालांकि आगे जाकर के यही हुआ कि सती प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसको बंद करना भी बहुत जरूरी था। अगर सती प्रथा बंद नहीं होता तो फिर तो पता नहीं आज के टाइम में तो क्या ही होता, अभी भी महिलाएं जल रही होती। 1829 के अंदर सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया कि हमने ऊपर पढ़ा था इन कॉलम्स को पढ़ने से पहले कि जो समाज सुधारक हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढा करते थे जो उनकी सोच को सही बताए। ठीक है, फिर उसके जरिए जो है वो लोगों को बताते थे कि हाँ ये चीज गलत है, रीति रिवाज के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोला गया कि उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, लड़कियों के लिए एजुकेशन की बात की गई थी यहाँ पर, है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला लिया। इन्होंने भी बोला कि हाँ भाई ठीक है, सती प्रथा बिल्कुल गलत है और हाँ विधवा विवाह होनी चाहिए। विधवा अगर हो गई है तो वो उनका विवाह करना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो देखो बड़े स्केल पर जो है विधवा विवाह का समर्थन होना शुरू हो गया, क्योंकि सती प्रथा बंद कर दी गई। तो सती प्रथा अगर बंद कर दी गई तो जिसके पति का देहांत हो चुका है, जो मर चुके हैं, अब वो घर में रहेंगी, क्योंकि मरना तो है नहीं उनको, आग में तो बैठ नहीं सकती है, तो वो क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी हैं। अब विधवा मतलब यूजलेस एकदम से। तो बोला गया कि भाई इनको नया जीवन जीने का भी एक मौका मिलना चाहिए। तो उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको समर्थन जो है बड़े स्केल पर मिलने लगा। कह रहे हैं कि इसके बावजूद विधवा विवाह वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। ये एक रूढ़िवादिता वाली बात होती है कि हाँ भाई वो किसी और की पत्नी रही है तो हम उसको स्वीकार क्यों करें, पवित्र अपवित्र की बात हो जाती है। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे, पर यह कानून पारित हो चुका था। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इनका ये मानना था कि हिंदू जो है, जो अभी का हिंदू है, वो अपने मूल ग्रंथों से, अपने मूल धर्म से बहुत अलग हो चुका है। ठीक है, वो रीति रिवाजों को, मूल जो रीति रिवाज है उसको भूल चुका है और मॉडिफाई करते करते वो कुछ इस हद तक जा चुका है कि वो अपने ही समाज को बर्बाद कर रहा है। तो पहले हो गए राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा बंद करी, फिर ईश्वरचंद विद्यासागर आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये एजुकेशन की बात करेंगे और इन्होंने बोला कि विधवा विवाह भी होना चाहिए। ठीक है,
इसी में आपने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लड़कियां स्कूल जाने लगी। विद्यासागर हैं, इन्होंने विद्या की बात करी, पढ़ने लिखने की बात करी कि अब क्या करो, अब लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दो। ये इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षा चीज ही ऐसी है भाई, शिक्षा बहुत ही बेहतरीन चीज है, शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत मतलब शिक्षा ही है जो है। आप खाना एक टाइम का छोड़ सकते हो, बट शिक्षा बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, शिक्षा क्या होती है, किस तरह से होता है, उन महिलाओं से पूछो जो कभी जला करती थी और आज देख रहे हो देश की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। अब समझो शिक्षा क्या चीज है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। अभी भी ऐसी मान्यता है। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। उदार विचारों वाले पिता मतलब वो चाहते तो थे कि हम की पढ़ाएं, बट हम उनको सार्वजनिक स्थानों से नहीं भेजेंगे, बल्कि आप घर पर आकर के पढ़ाओ। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रगल, किस लेवल का स्ट्रगल करा है महिलाओं ने अपने एजुकेशन के लिए, है ना। और आप क्या कर रहे हो भाई? अगर आप महिला हो तो आप देखो जो एजुकेशन आपको मिल रही है आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हो। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज ने कहां पर स्कूल खोले? सबसे पहले पंजाब में महिलाओं के लिए, और ज्योतिराव फूले जी ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोले थे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना सीखने लगी थी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में भी पढ़े, कि मतलब वो किताबी पढ़ाई करे, साथ में घर के कामकाज और धर्म के बारे में भी किताबों से पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि ये तस्वीर है हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 1875 की तस्वीर है। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। मतलब लड़कों को थोड़ा सख्त पढ़ाई लिखाई कराएं, बट लड़कियों को थोड़ा सा कम। हिंदू महिला विद्यालय जो थी ऐसी शुरुआती संस्थाओं में से था जहाँ शिक्षा दी जाती थी, और उस समय लड़कों को शिक्षा भी दी जा रही थी और लड़कियों को भी शिक्षा दी जा रही थी। ये कुछ इस तरह के विश्वविद्यालय उस वक्त बने गए थे या बनाए गए थे। ठीक है, अब देखो क्या है, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब क्योंकि पढ़ने लिखने लगी हैं और बहुत ऐसी महिला मिल चुकी हैं जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं महिलाओं के ही उत्थान के लिए, तो लोगों ने उनके बारे में भी लिखना शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। ठीक है, भोपाल की बेगम ने जो है अलीगढ़ के अंदर लड़कियों के लिए स्टार्टिंग के स्कूल, प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। बेगम रुकैया सखावत भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये आपको ध्यान रखना है नाम। तो जो नाम आपको मिल रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा उसका। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। अब वो यूनिवर्सिटीज यानी कि कॉलेज के अंदर पढ़ने लग गई। उनमें से कुछ डॉक्टर बनी यानी चिकित्सक बनी और कुछ टीचर बनी यानी कि शिक्षिका बनी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए।
पूना के घर पर ही रहकर, यानी पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों का आलोचना करते हुए दिखाया गया है। उस टाइम की बात हो रही है जब इन्होंने ये किताब लिखी, जहां पर इन्होंने स्त्री और पुरुष की तुलना की है। समाज के अंदर जो है स्त्री किस तरह से रही हैं और पुरुष किस तरह से। आप पंडिता रमाबाई की यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां पर विधवा रहेंगी, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके, जैसे कि कढ़ाई बुनाई, ये सब कुछ। ठीक है। जाहिर है कि इन सब बातों ने रूढ़िवादी खेमे के लोगों को काफी ज्यादा गुस्से में डाल दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग रूढ़िवादी थे, जो स्टूडियो टाइपिंग में चलते आए कि भाई नहीं हमारा टाइम में तो ऐसे ही चलता था, महिलाएं कब से पढ़ने लगी, ये सती प्रथा कैसे बंद करवा दिया, पढ़ क्यों रही है, यूनिवर्सिटी क्यों जा रही है, तो भाई वो लोग जो काफी ज्यादा आग बबूला इन सबसे हो गए थे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक संसार जो है नष्ट हो जाएगा। देखो मानसिकता देखो आप यहाँ पर कि कितनी बेकार मानसिकता है कि अगर महिला पढ़ने लगी तो उनका ये मानना है कि हमारी महिला अपना धर्म परिवर्तन करवा रही है, वो पश्चिम सभ्यता को अपनाई जा रही है और इससे क्या होगा कि हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। अगर महिला पढ़ लेती तो हिंदुओं की संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और पारिवारिक संस्कारों का नाश हो जाएगा। मेंटलिटी देखो आप। रूढ़िवादी मुसलमान भी इस बदलावों के नतीजे को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। तो रूढ़िवादी लोगों को परिवर्तन से हमेशा दिक्कत होती रही है, अभी भी हो गई और आगे भी होती ही रहेगी। तो आपको रूढ़िवादी नहीं बनना है, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करें। जिस तरह के चेंजेस का डिमांड होता है समय समय पर, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी, यानी कि अलग अलग सुधार जो है अब महिला खुद उसका प्रयास कर रही है। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले और महिलाओं को संगठित भी करना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने शुरू कर दिया था उन्होंने कि राजनीतिक दबाव बनाएंगे हम कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, उनको भी उनके स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिले, कि उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जो सुविधा है वो मिले और शिक्षा का अधिकार भी उनको जरूर मिले। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तब से जो है हमारे देश के अंदर जो है महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ही समान उम्र से वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। ये उन्होंने आह्वान किया। तो देख सकते हो कि धीरे धीरे किस तरह से चेंज जो है वो डाला गया और मदद भी उनकी करता है भगवान जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। तो जब महिलाओं ने खुद अपने लिए लड़ना शुरू करा तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो बहुत सारी चीजें जो है चेंज होने लगी। और हाँ, उन्होंने विश्वविद्यालय तक जो है अपनी स्थिति, अपनी पहुंच बना ली। अब यहाँ पर एक राइट साइड में आपको दिख रहा होगा जब औरत का पति मर जाता है तो अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा, जहां पर उन्होंने स्त्री और पुरुषों की सामाजिक तुलना की है। क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हारी जिंदगी प्यारी है? देखो इस तरह की स्थिति थी कि पुरुष तो एक से ज्यादा औरत रख सकते थे, एक से ज्यादा शादी कर सकते थे। अगर पत्नी मर गई तो वो दूसरी शादी कर लेते थे, वो नहीं मरते थे। लेकिन अगर पति मर गया तो वो स्त्री जो है उस पर मर जाएगी। तो उसी पर बात की जा रही है। क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी होती है? ये तो कुछ ऐसी बात होगी मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल व चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवोभगत और शुभ अवसरों पर बहिष्कार कर दिया जाता है, उनको बुलाया ही नहीं जाता। जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं
वहां पर उनको बुलाया ही नहीं जाता। और भला इन पाबंदियों की वजह है क्या? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से बताया कि जिस औरत का पति मर चुका है, सोचो उसके साथ क्या स्थिति उसकी जनरेट करी गई है यहाँ पर समाज के अंदर। लोग हर जगह से बहिष्कार कर देते हैं, गंजा कर देते हैं उसको, ताकि कोई उसकी ओर आकर्षित ही ना हो। सोचो किस तरह की मतलब दयनीय स्थिति, पूरा के पूरा इसको इन्होंने ताराबाई शिंदे ने यहाँ पर लिखा है। अब इसके नीचे कॉलम आएगा हमारा जहाँ पर है बाल विवाह के विरुद्ध कानून, क्योंकि बाल विवाह जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी, उसके विरुद्ध भी कानून बनाए गए जहाँ पर बाल विवाह को जो है गैर कानूनी साबित किया गया। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारकों के पक्ष में आवाज और मजबूत होती गई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। जो पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा, देखो कितनी लड़की कितनी छोटी है, यार कितनी छोटी होगी ये लड़की, हद मार के 11-12 साल की होगी, 11-12 साल में शादी कर दी इस लड़की को, क्या ही पता इसके साथ क्या हो रहा है ना। तो ये बाल विवाह को बंद करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती, और बाद में यह उम्र बढ़ा करके लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है, जो कि अभी भी लागू है। बट अभी बात चल रही है कि लड़कों की भी 21 और लड़कियों की भी 21 उम्र कर दी जाए, इससे पहले वो शादी नहीं कर सकती हैं, मतलब कर सकती हैं बट ये गैर कानूनी होगा। तो पहले ही जो उम्र थी वो लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 16 थी। अभी जो उम्र है वो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 है। ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। 8 साल की दुल्हन लो, ये लड़की 8 साल की है केवल। अब तुम अंदाजा लगाओ कि मेरे ख्याल से आप सब 8वीं क्लास में हो और आप पढ़ रहे हो इसको, तो सोचो आपकी अब तक शादी हो चुकी होती। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 से पहले ही हो जाती है। यह अभी भी एक गैर कानूनी काम है, इसको बंद जरूर करना चाहिए। चलिए इसी कड़ी में अगला जो पॉइंट आता है वो होता है जाति और समाज सुधार। तो महिलाओं के अंदर, महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से सुधार किए गए उसको आपने अभी यहाँ पर समझ लिया। अब हम चलते हैं जाति की ओर, और उससे समाज में क्या सुधार किए गए, किस तरह के सुधारों की जरूरत थी और किन किन चीजों को सुधारा गया, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया, जिनका भी नाम अभी हमने ऊपर लिया, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो, या फिर तमाम महिलाएं हो जिनका नाम हमने ऊपर लिया है, कह रहे कि उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोध थे, मतलब विरोधी थे। वो जाति में जो गैर बराबरी थी, मतलब जैसे ब्राह्मण सबसे ऊंचे कुल का होगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य, फिर शूद्र जो है वो उसको बराबरी का पद नहीं मिलेगा, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, कह रहे इनमें से बहुत लोग उनके भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया और बताया कि जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया, जो जाति सुधार का काम करने वाली है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात ये पा सके। मतलब जैसे ये था ना, अछूत वाली बात थी कि वो इसको छू भी नहीं सकता, तो ये लोग इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके क्या करने लगे, ढील देने लगे कि हाँ चलो इस चीज़ से फर्क पड़ना नहीं पड़ेगा। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने शुरू हो गए। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। ये बात की जा रही है उन लोगों के बारे में, उन जाति के बच्चों के बारे में जिनको निचली जाति या आदिवासी समुदाय के लोग माना जाता था। उसी समय सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़ करके भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार में पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे जो है शहर जो है कैसे बसने लगे। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में
नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। अब बताओ ये श्रम कहाँ से आया? ये लोग कौन थे जिन्होंने इन कामों को किया? छोटे इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के जो गरीब मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, वो शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, क्योंकि उनको कुछ और तो आता नहीं था, तो वो लोग यही करेंगे और क्या करेंगे। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे, मतलब छोटी जाति के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी चले गए। मतलब इतना ही नहीं, वो शहर की तरफ ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी चले गए काम करने के लिए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत ही ज़्यादा कठोर होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। मतलब जो जमींदार थे उनके गांव के, वो लोग क्या कर रहे थे, उनको कर्जा दे करके जब वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे या टैक्स उन पर इतना ज़्यादा लगा दिया जाता था, तो वो लोग उनकी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया करते थे। कह रहे इनसे बचने का उनके पास एक ही उपाय था कि वो लोग या तो शहर की ओर दौड़ जाएं और कुछ नया काम करें, मजदूरी का काम करें, या फिर देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाए काम करने के लिए। और हाँ, ये कहा जा रहा है कि नया काम इतना आसान नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कठोर होता था, बहुत मुश्किल होता था, बट फिर भी ये लोग करते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि यार हम उस जमींदारों से तो पीछा छुड़ा पाएंगे। हम इस बॉक्स को पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले इसी कॉलम को हम पूरा कर लेंगे यहाँ पर, ताकि बीच में कुछ भी छूटे ना। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी, जैसे कि सेना में लोगों की जरूरत बढ़ने लगी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। सेना के अंदर महार रेजिमेंट हुआ जिसके अंदर उनको नौकरियां दे दी गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। बी आर अम्बेडकर, वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात हो रही है, ठीक है। कह रहे एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास जो है मजदूरी किया करते थे, वे अपने खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम को वो लोग करते थे। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो है अपनी जगह से निकले और काम काज के क्षेत्र में काम काज करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह निकल गए। कुछ गांव में पालकी उठाने लगे, कुछ सफाई करने लगे, कुछ नाली साफ करने लगे, कुछ बोझा ढोने लगे, तो कुछ जो है वो सेना में भी चले गए। मतलब एक ही तरह की नौकरी नहीं, अलग अलग तरह की नौकरी थी, उसकी इसमें बात की जा रही है। अब देखो ये चित्र हमारा यहाँ पर छूट गया था, चित्र नंबर 9। यहाँ पर बोला गया है कि एक कुली जहाज है जो 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक एक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लेके जाया जा रहा है। ये आपने यहीं पर पढ़ा था कि जो है कुछ लोग असम, मॉरिस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया भी चले गए थे, तो ये रे वो जहाज, इनसे वो जाया करते थे। ठीक है, जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों की होते थे, निचली जाति के ही लोग जो है वो काम किया करते थे। और एक ये कॉलम छूट गया था हमारा कि ये जूता कौन बना सकता है। तो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से निजी नज़र से देखा जाता था। ये बात की जा रही है कि जो चमड़े का काम करेंगे, जो चमार हुआ करते थे या जो जूता बनाते थे, लोग उनको, ऊंची जाति के लोग उनको नीची निगाहों से देखते थे, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर पाए। परंपरागत मतलब जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम जो लोग कर रहे थे, लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी ज्यादा लाभ भी हुआ, क्योंकि लोग कम थे बनाने वाले और डिमांड बहुत ज्यादा थी, और युद्ध के बीच में कोई मोल भाव तो करेगा नहीं। चित्र नंबर 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश की यह तस्वीर है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में काफी ज्यादा माहिर थे। तो उस वक्त इन्होंने मुनाफा भी काफी ज्यादा कमाया। ठीक है, एक ये तस्वीर थी। चित्र नंबर 11 यहाँ पर गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर के लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिखाई गई थी जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के बाद वो उनकी खेत वेत को संभालते थे और जो भी अनाज उगता था उसको ले जाकर के वो बाजार में बेचा करते थे। अब यहाँ पर एक कॉलम था, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी की तरफ क्या हुआ कि जब शिक्षा को सभी के लिए खोला गया
तो एक साथ सबके लिए नहीं खोला गया था। वहां पर भी जो अछूत लोग थे, जो अछूत जाति के लोग जिनको माना जाता था, उनको सरकारी स्कूल में घुसने ही नहीं दिया गया। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्त आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठ करके सबक सुनने को इजाजत दी गई, ताकि वे दूसरे के कमरे में घुस करके उसको दूषित ना करे जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो मेंटेलिटी की बात हो रही है कि सब सोचो कि शिक्षा ही दी जा रही है और व्यक्ति में भेदभाव भी किया जा रहा है, कि शिक्षा के साथ भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसी की इसमें बात की गई है। अब जब इतना भेदभाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, समानता और न्याय की मांग होनी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, एक बच्चा बेंच पर बैठ रहा है, एक बच्चा बाहर बरामदे पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो उस बैठे हुए बच्चे से नीची जाति का है। तो ये जो भेदभाव है, इन्होंने जो है समानता की मांग को सुदृढ़ कर दिया। वहां पर लोगों ने समानता की मांग करनी शुरू कर दी। तो यहीं से पॉइंट निकल के आता है हमारा समानता और न्याय की मांग। अब यहां पर क्या हुआ, तो बोला गया कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में इसको थोड़ा हटा लेते हैं, कहाँ गया, हाँ, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। किसने की? घासीदास ने की। ठीक है, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, मतलब चमारों को एकत्रित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने, जो सही ठहराते थे जाति व्यवस्था को, वो ब्राह्मणवादी ग्रंथ पर जो है उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ब्राह्मणवादी ग्रंथ यानी ब्राह्मणों जो ग्रंथ लिखे थे उनके ही तहत जो है ये जाति बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की। तो इन्होंने क्या करा, उसी ग्रंथ पर सवाल उठा दिए कि भाई उसमें कहां पर इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु, इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई जाति के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये काफी गलत है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति होती है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ही ईश्वर होता है। ये किसकी बात है भाई? ये ध्यान रखना आपको, श्री नारायण गुरु जी की बात है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से आते थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव, अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव जो है उससे पैदा किया और उसकी कोशिश भी की कि भाई लोगों के अंदर स्वाभिमान आना चाहिए कि आप निचली जाति के नहीं हो, बल्कि मानवता की जाति ही एक होती है, या मैं बोलूं कि मानवता ही एक जाति है, उसकी और जातियां नहीं होती है। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये कथन किसके हैं? ये कथन श्री नारायण गुरु जी के हैं। चित्र नंबर 13 आप देख सकते हो ज्योतिराव फूले के बारे में। तो यहाँ पर अगला वर्ड आता है हमारा, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है गुलामगिरी, है ना। गुलामगिरी मतलब लोग क्या करेंगे? गुलामी करेंगे, है ना। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो विचार तो व्यक्त करेगा, है ना, ये तो तय है। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। मतलब ब्राह्मण क्या बोलते थे कि वो आर्य हैं, इसलिए वो सभी से श्रेष्ठ है, सभी से ऊंचे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, सभी मानव एक समान होते हैं, वो किसी तबके के नहीं होते, वो किसी जाति के नहीं होते। ठीक है, इन्होंने जो है इसका विरोध किया। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी की असली वासियों आर्यों के आने से पहले यहाँ रहे मूल जो निवासी थे उनको हरा करके उनको अपना गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। मतलब ये बोला जा रहा है कि आर्य जो है पहली बात तो वो भारतीय मूल के नहीं थे, वो विदेश से आए थे, बाहर से आए थे, भारत में आए। आर्य जो है संस्कृतिस्ट थे, मतलब संस्कृत पढ़ते थे। वो अपनी संस्कृत को यहाँ के लोगों से बोलने वाली संस्कृत से ज़्यादा बेटर मानते थे। फिर उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया और अपना गुलाम बना लिया। और क्योंकि ये लोग हार चुके थे, इनके गुलाम बन चुके थे, तो इनको उन्होंने नीच निम्न जाति वाला मानना शुरू कर दिया। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। जिनको ये निम्न जाति बोलते हैं, ये धरती उनकी है। आप लोग बाहर से आए हो,
आपकी ये धरती नहीं है। ये यहाँ पर बात की जा रही है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, मतलब यहाँ पर गोल्डन एरा चल रहा था। आर्यों ने क्या करा, उस गोल्डन एरा को खत्म कर दिया। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी कि जो श्रमिक जातियां थी, जो काम किया करती थी, तो कहा जा रहा है कि शूद्रों और अति शूद्रों जो अछूत हो गए, इन जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए संगठित इनको होना पड़ेगा। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। ये नाम आपको यहाँ से फिर से मिल गया कि सत्य शोधक समाज, ठीक है। ये जो है किसने बनाई, फूले साहब ने, ठीक है, ज्योतिराव फूले ने इसकी स्थापना की, ठीक है। ये आपको ध्यान भी रखना है। अब ये वाला कॉलम हम देखेंगे, लेकिन हम इस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेंगे, वरना हम जो है लिंक जो है वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक किताब लिखी। ये किताब का नाम है गुलामगिरी। किसने लिखी है, ज्योतिराव फूले ने। कब लिखी, 1873 में। ये जो पॉइंट्स आ रही हैं, जो डेट्स आ रही हैं, जो नाम आ रहे हैं, ये आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, मतलब गुलाम बना करके लोगों से काम करवाना यहाँ पर खत्म कर दी थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। यानी ऊंची जाति में महिला जो थी उनकी भी दुर्दशा कर रखी थी, मजदूर तो ऑलरेडी मुसीबत में ही थे, और जो निम्न जाति का अपमान किया जा रहा था, इनको देख करके वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा, ठीक है। ये यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरह से जो है समाज में सुधार की जरूरत हुई, ठीक है। समानता की मांग किस प्रकार से की गई और न्याय की मांग किस प्रकार से की गई। हमारा एक कॉलम छूट गया था ना ऊपर, इसको हम देखते हैं कि मैं यहाँ और तुम वहाँ। क्या लिखा गया है यहाँ पर कि फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद, विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली थी जिसने लोगों की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। मतलब लोगों की संपन्नता का गला काट करके इन्होंने तलवार को छिपा लिया है। असल में तलवार नहीं, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब वे देश के महान देशभक्त बन करके घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंचे नीचे के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। और ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने इनको ऊंचा नीचे में बांट रखा है। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। मतलब स्थिति की बात की जा रही है कि वो व्यक्ति यहाँ पर है और तुम यहाँ पर हो, ठीक है। इसी की बात की जा रही है कि ब्राह्मण ये चाहते थे कि लोग एक साथ तो रहे, लेकिन वो कभी भी जो है इससे पीछा नहीं हटे। और एक कॉलम हमारे यहाँ है कि हम भी इंसान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कहा, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते थे कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। आपको पता है कि सभी तालाब में, यानी कि ऐसे तालाब जहाँ पर ऊंची जाति के लोग जाया करते हैं, नहाया करते हैं, वहाँ पर नीची जाति के लोगों को यानी दलित अछूतों को जाने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इन्होंने बोला कि हम सिर्फ उस तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं ताकि हम बताएं कि जैसे वो इंसान है वैसे हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज की दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति, इस पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसका जो है इनके ऊपर इनका ये मत था। इनके ऊपर इन्होंने काम भी किया। आज जो हमारा देश चल रहा है, जो संविधान है, वो इन्होंने ही लिखा है ना। मंदिरों में कौन जा सकता था? अब यहाँ पर यहीं पर चीजें नहीं खत्म हुई है। अब ये भी था कि कौन मंदिर में जा सकता है, मतलब किस जाति के लोग, किस वर्ण के लोग मंदिर में जा सकते हैं और किस जाति या किस वर्ण के लोग जो है मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो देखो, अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है।
पूर्वाग्रह मतलब पूर्व से ही पता हो कि हमें क्या करना है, ठीक है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो एक छोटी जाति से थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। स्कॉलरशिप की बात हो रही है, वो मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर, ये डेट याद रखना है कि अम्बेडकर जो है पढ़ करके भारत में कब आए थे, तो 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफी उन्होंने किताबें लिखी हैं। 32 डिग्रियां थी उस वक्त। अम्बेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे पूरे भारत में, 32 डिग्रीज थी उनके पास। और ये वही व्यक्ति जिनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बिठाया करते थे। तो भाई यही होता है शिक्षा। शिक्षा एक चीज ही ऐसी है कि जिस व्यक्ति को पढ़ने नहीं दिया गया, किताबें नहीं दी गई, जिनकी किताबें फाड़ दी जाती थी, आज उनकी लिखी हुई किताबों पर हमारा देश चल रहा है। यही होती है शिक्षा। आपको ये बहुत छोटी चीज लगती होगी, शिक्षा अरे यार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नंबर ही तो लाना है, बट शिक्षा सच में बहुत अमूल्य चीज है। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, क्योंकि उससे पहले अछूतों को, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए। क्यों? क्योंकि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल करने लगे थे। अब वो तो ये चाहते ही नहीं थे। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश लेने के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ें जो हैं वो कितनी ज्यादा मजबूत है। मतलब लोग कितने मजबूती से इस बात को मान चुके हैं, ये स्टेरियोटाइप कितना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, वो व्यक्ति होने से पहले उसकी जाति से तय किया जाएगा कि वो मंदिर में जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की आस्था, व्यक्ति की भक्ति ये तय नहीं करेगी कि वो उस भगवान को पूजेगा या नहीं पूजेगा, बल्कि वो किस जाति से आता है ये तय किया रहेगा कि वो इस मंदिर में इस भगवान को पूजने लायक है या नहीं है। जब पानी की बूंदों पर यह नहीं लिखा होता कि वो किस जाति, किस वर्ण, किस तरह के लोगों के लिए बना है, तो लोगों के खाल पर ये कैसे लिख दिया गया कि भैया आप इस पानी को पी नहीं सकते हो, है ना। ये बात की जा रही है। यहाँ पर एक है मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार। टॉमस डिलियन द्वारा ये चित्र बनाया गया था 1792 में। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। सोचो अम्बेडकर ने कितनी बड़ी मुहिम चलाई, ये आप देख सकते हो। इसके आसपास भी फटक नहीं सकते थे वो, मतलब उनको तो देखना भी जो है लोग नहीं चाहते थे। उसके बावजूद आज भैया किताबें, उन्हीं की किताब पर देश चल रहा है। ये मानने वाली बात है, अब मानो चाहे ना मानो, पर शिक्षा चीज ही ऐसी है। अगर उन्होंने, शायद वो शिक्षित नहीं होते तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी किताब लिखते जो आज हमारे देश का संविधान कहलाता। और आज हम माने ना माने, हम उन्हीं की लिखी हुई किताब के अनुसार जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा गैर ब्राह्मण आंदोलन भी किए गए हैं। अब ये आंदोलन क्या है देखो, इससे पहले चित्र नंबर 15 देख लो, ईवी रामास्वामी नायगर, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है, किस एज में है, और देखो कितनी, मतलब कहने का मतलब ये यार, इतिहास पढ़ने का मतलब सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें पता चले कि आज की जो चीजें हमारे आसपास, ये हमें एवं ही नहीं मिल गई हैं। इसके लिए लोगों ने यार जाने लगा दी हैं अपनी, बहुत बहस की है, बहुतों ने जान दी है अपनी, तब जाके हमारे को ये चीजें मिली हैं। और हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं ये तय करेगा कि आने वाले लोगों को ये चीज कैसे मिलेगी, और ये बहुत जरूरी है ना। तो अब आंदोलन के अंदर अगला आंदोलन जुड़ जाता है, गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हो गए। गैर ब्राह्मण मतलब वो लोग जो ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था, मतलब जिनको जो है शिक्षा मिल गई थी। अब देखो शिक्षा चीज ही ऐसी है, शिक्षा मिली, तर्क वितर्क करना शुरू हुआ है, सही गलत में फर्क कर पाए, और उन्होंने समाज में क्या सही है क्या गलत है इसको देखा, और उसके लिए लड़ने के लिए उन्होंने हिम्मत भी हासिल कर ली। शिक्षा चीज ही ऐसी है भाई, है ना। तो वो गैर ब्राह्मण थे, ये वो जाति है जिनको शिक्षा मिली, जिनको धन मिला, और जिनके पास अब प्रभाव भी है। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए थे, उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों यानी कि देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल कर ली थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दे दी। मतलब उनका ये मानना था कि ये जो ब्राह्मण है, जो अपने आपको ब्राह्मण बोल रहे हैं, ये असल में मूल निवासी नहीं है भारत के, ये तो आर्य हैं, और इन्होंने यहाँ पर आकर के लोगों को हराया और उन पर अपना ब्राह्मणवादी जो दावा है उसको थोप दिया। तो इन्होंने बोला कि भाई आपके जो दावे हैं ना, मतलब आपके ब्राह्मण होने का जो दावा है वो भी गलत है। ये यहाँ पर बात की गई।
पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। मतलब इन्होंने संस्कृत शास्त्रों में गंभीरता से, यानी कि बहुत ही अच्छे से जो है संस्कृत इनको आती थी। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। सोचो, दावत पर बुलाए गए हैं और लोगों को जाति के अनुसार बिठाया जा रहा है कि इस जाति के लोग यहाँ बैठेंगे, उस जाति के लोग वहां बैठेंगे। आप, मेरे को लगता है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसा होता है। तो सोचो, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। ठीक है, पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। अपने लिए तो भैया आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं लड़ने वाला है, ये बात तय रखना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन किसने शुरू किया भाई? किसने शुरू करा मैम? पेरियार ने। ठीक है, जिनका असली नाम क्या था? रामास्वामी नायकर। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। मतलब अछूत तो ये वो लोग हैं ना जिनको ब्राह्मणों ने अछूत माना है, और ये ब्राह्मण वो हैं जो आर्य होते थे। ये जो वो हैं जो आर्य थे, असल में वो ब्राह्मण नहीं थे, मतलब मूल निवासी यहाँ के नहीं थे। तो इनका मानना ये था कि भाई मूल निवासी तो ये अछूत है यहाँ पर, और अगर अछूतों को इन चीजों से निकलना है तो उनको खुद लड़ना पड़ेगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया था। मतलब कि पितृसत्तात्मकता समाज जो है, जो आज के टाइम में भी चलती है, पैटर्निटी, कह रहे ये जो प्रभुत्व आज पुरुषों का महिलाओं के ऊपर है, कह रहे ये इनका ही सहारा लेकर के इन्होंने किया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मकता की प्रक्रिया शुरू हो गई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझान का सख्ती से विरोध किया। ऑब्वियस सी बात है, विरोध होना शुरू हो जाएगा, विरोध तो होगा ही, ये तो तय है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन इतनी जल्दी से नहीं होगा, कोई भी रूढ़िवादी चीजों को इतनी जल्दी से खत्म करना नहीं चाहेगा, तो विरोध तो होना तय है। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। मतलब कि इनका ये मानना था सीधी तौर पर कि हिंदू धर्म में जो जाति है, इसके अंदर जो जातिगत भेदभाव बना रखा है, तो कह रहा भाई इस पर आंच ना, ये बना रहे। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों से भी मान्यता मिली हुई है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जातिवाद है, यहाँ पर जो जाति का भेदभाव कर रखा है, हमने नहीं किया, बल्कि ये ग्रंथों में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। औपनिवेशिक काल में भी जाति के सवाल पर बहस व संघर्ष चलते रहे, और ये आज भी जारी है। ये आपको भी पता है कि आज भी जातिवाद जो है अभी भी, ऑब्वियस सी बात है, अभी भी चलता है। तो इसको खत्म करने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, ये तय है। तो यहाँ पर ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ, अभी इस अध्याय में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसको देखेंगे इस स्रोत 5 के बाद। महिलाओं के बारे में पेरियर क्या लिखते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है कि तारा मुकुटरमन जैसे शब्दों के आगमन से बाद, यानी कि तारा मुकुटतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद, जब ये शब्द यहाँ पर आए, इसके बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पतियों का उपहार में दिया, उन्हें जो है पतियों को उपहार में दे दिया गया। आज भी कन्यादान किया जाता है ना, कि अपनी बेटी का दान कर देते हैं वो लोग, तो दान में दी हुई चीज सामने वाले को मिल जाती है। तो उनका यही था कि भाई उनके पिता जो है उनके होने वाले पति को उपहार में अपनी बेटी दे दिया करते हैं, और अब वे अपने पति के घर का ही हिस्सा है, ना कि हमारी। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है कि किस तरह से हमने इसको अपना कल्चरल हैबिट बना लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। गतिविधि तो हम देखते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। सुधारों के लिए संगठित होना, कि अगर आपको चीजों में चेंजेस लाने हैं,
आपको समाज में कुछ बदलाव लाने, कुछ पॉजिटिवनेस लेकर के आनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। मतलब ऐसे लोग जो सुधारक हैं, जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सबको एक होना पड़ेगा। तो उसी में सबसे पहला चित्र नंबर 16 है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो पहला समाज निकल के आया ब्रह्मो समाज। इसकी स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। हिंदू के अंदर जो है ना, हिंदू धर्म में बलि प्रथा भी चलती है, जहां पर जानवरों को काट करके मंदिरों में चढ़ाया जाता है। तो ये इनका विरोध करती थी। इनके जो शिष्य थे, जो अनुयायी थे, उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। मतलब इन्होंने ये बताया कि हिंदू धर्म के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर ये सही चीजें और ये गलत चीजें हैं। उसके बाद चित्र नंबर 16 के बाद चित्र नंबर 17 है हेनरी डेरोजियो। ठीक है, इसमें देखो क्या बात करी गई है कि डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब इन्होंने क्या सिखाया बच्चों को कि जो ये परिवर्तन आ रहे हैं, जो ये चेंजेस आ रहे हैं, आप इस पर विचार करो और साथ ही साथ जो सत्ता है, जो रूल्स चलते आ रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी रूल्स हो, चाहे वो स्टेट के रूल्स हो, आपके चाहे आपके जाति के रूल्स हो, कह रहे उस पर आप सवाल खड़े करने शुरू करो। उनके द्वारा दी गई यंग बंगाल मूवमेंट, उनके द्वारा जो की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया सॉरी। ठीक है, ये जो है इतने बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद भाई स्वामी विवेकानंद जी को कैसे हम भूल जाएंगे। तो रामकृष्ण और विवेकानंद जी, रामकृष्ण का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर के 1902 तक का इनका समय काल है, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र के धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो जाए। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी के बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। ठीक है, यूथ डे जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर आपको इनका जन्म दिवस याद है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। मतलब वो नैरो माइंडेड के नहीं थे, एब्रोड माइंडेड के थे। तो उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। यूथ दिवस जो है वो मैंने बताया कि इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो रहा स्वामी विवेकानंद ने जो है समाज में सुधार लाने के लिए किस स्तर पर काम करा। असल में इन्होंने विश्व स्तर पर काम करा था। देश विदेश जाकर के जो है ये युवाओं को काफी प्रेरित करते थे। ठीक है, इसके बाद एक समाज आता है प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास करा। मतलब इनका मेन काम क्या था कि जाति बंधन, मतलब इसको खत्म करो पहले तो जातिवाद को, और साथ साथ में बाल विवाह इसको भी बंद करो एकदम। मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए। 7 साल 8 साल की लड़की की शादी यार उसको क्या ही पता है ना।
प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई विधवा विवाह पर पाबंदी नहीं लगे, बल्कि विधवा विवाह भी हो सके। यार 8 साल की लड़की की शादी कर दी, वो 10 साल 12 साल 15 साल में विधवा हो गई, तो उसको जलाने से बेहतर क्या है कि उसको शिक्षित करो और उसकी दूसरी शादी करो, अभी तो उसका जीवन काल बहुत है। उसकी धार्मिक उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसके बाद एक समाज सुधारक आया, वेद समाज। मद्रास यानी कि चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से ही प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काफी ज्यादा काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को सख्त निंदा की। उन्होंने, ये लोग भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ठीक है, और एक ईश्वर में ये लोग विश्वास रखते थे। इसके बाद एक आखिरी है कि अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में, सैयद अहमद खान जिनका चित्र नंबर 19 में चित्र दिखाया गया है, तो सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम जो है वो क्या था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि जिस तरह से समाज में परिवर्तन लाना यहाँ पर शुरू करा, उसका एक जो है आपको ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। छोटे से हिस्से के अंदर आपको बताया गया कि किन लोगों ने किस स्तर पर भारत के अंदर जो है सुधार का काम किया, किस तरह से इन सभी सुधारों को, इन चीज़ों को ठीक किया गया, किस तरह से महिलाओं के जीवन को बदला गया, किस तरह से जातिवाद को ठीक किया गया और किस तरह के सुधार किए गए, इसकी यहाँ पर बात की गई है। तो ये अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, हमारा अध्याय के अंत में अन्यत्र को जरूर पढ़ते हैं, तो मेरी कोशिश है कि उसको पढ़ें। लेकिन उससे पहले एक और आंदोलन है यहाँ पर, सिंह सभा आंदोलन, इसको भी देख लेते हैं हम। तो सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं का आंदोलन 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी, इससे मुक्त कराने का प्रयास करा गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके अंदर अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया गया। यहाँ पर आप खालसा कॉलेज देख सकते हैं, अमृतसर का एक चित्र है। 1892 में सिख सभा आंदोलनों ने नेताओं द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था खालसा कॉलेज। तो देखो, परिवर्तन किसी एक धर्म, एक जाति में ही नहीं आया, केवल भारत के किसी एक हिस्से में नहीं आया, वो बड़े स्तर पर हुआ। लगभग हर जगह, हर धर्म के क्षेत्र में फैला हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, हर जगह फैला और हर जगह जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। हाँ, ये सब कुछ एक साथ नहीं हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगा और अभी भी जो है ये चेंज हो रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करने की अभी भी जरूरत है। अभी भी बहुत सारी चीजें रूढ़िवादी तरीके से ही चलती जा रही हैं, उसको अभी हमारे को बदलने की जरूरत है। तो अब हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके अलावा आपको अन्यत्र जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी समकालीन दौर पर हो रही कुछ चीजों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर है काले गुलाम और गोरे बगान मालिक, यानी कि जो लोगों का रंग काला है वो गुलाम बनेंगे और जिन लोगों का रंग गोरा है वो बगान के मालिक बनेंगे। तो यहीं पर उसकी बात की जा रही है कि आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। ये अमेरिका की बात हो रही है। क्या आप जानते हैं कि दास तक ये प्रथा थी क्या? तो देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर दास प्रथा शुरू हो गई। जिस तरह से बाजार में अन्य सामान बेचे जाते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर लोग बेचे और खरीदने शुरू कर दिए गए। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था काले गोरे का। तो जो लोग काले थे वो किसी काम के नहीं हुआ करते थे, तो उसको ये लोग पकड़ के अमेरिका लेके जाते थे और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को इसको बेच देते थे काम करने के लिए। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पो फटने से लेकर के देर रात तक काम करते थे। मतलब दिन से लेकर रात तक ये लोग काम करते रहते थे एकदम भर भर करके, क्योंकि ये तो गुलाम थे। सही ढंग से काम ना करने पर इस पर मालिक जो है उनको सजा दिया करते थे, कोड़े से पीटते थे और तरह तरह की यातना यानी कि तरह तरह की पीड़ाएं उनको दी जाती थी। श्वेत और अश्वेत, मतलब काले और गोरे की बात हो रही है, गोरे और काले की बात हो रही है। तो श्वेत और अश्वेत
सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गैसिटबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश हो। ठीक है, ये उन्होंने बात करी, अब्राहम लिंकन की बात हो रही है। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये चित्र नंबर 21 की बात हो रही है, जहां पर तरह तरह के गुलाम जो है बेचने के लिए रखे जाते थे, और लोग जो इसको खरीदने आते थे ना, तो जैसे सामान को चेक करते ना यार, उठा करके कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे लोगों को चेक किया करते थे और उनको लेके जाया करते थे खरीद करके, और ले जा करके अमेरिका में गोरे बगान मालिकों को बेच दिया करते थे। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो केवल भेदभाव हमारे देश में ही नहीं है, ये विश्व स्तर पर था, बट हाँ धीरे धीरे हर जगह चेंज आना स्टार्ट हुआ। बहुत जगह बहुत जल्दी आया, बहुत जगह खत्म हो चुका है, बट कई जगह अभी भी है, हमारे देश में भी अभी भी है, छोटे स्तर पर ही है बट अभी भी है। इसको भी धीरे धीरे जो है खत्म करना चाहिए, और हमारी जो है पहल रहनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी हैं। तो ये जो अध्याय था महिलाएं, जाति एवं सुधार, जो कि अध्याय नंबर 8 था कक्षा 8वीं की इतिहास का, इसको हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा कि आज से 200 साल पहले बच्चों की, महिलाओं की क्या जिंदगी थी, कैसे जो है आपकी जिंदगी में उनके परिवर्तन आया है, और ये जो परिवर्तन जो आया है, ये जो दौर रहा है, कि ये परिवर्तन आने का जो समय रहा है, जो कार्य हुआ है इसके बीच में, उसको भी हमने जाना। किस तरह से शिक्षाओं के स्तर पर, किस तरह से जाति के स्तर पर काम किया गया, किन लोगों ने मदद की, किन लोगों ने जो है पहल की, उन सभी के नाम हमने जाने, और उन सभी को सलाम है यहाँ पर, क्योंकि शायद वो नहीं होते तो हम अभी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाते। बट हाँ, हमें अभी भी और आगे जाने की ज़रूरत है, अभी भी हमें और परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको इस अध्याय को पढ़ने के बाद, इस अध्याय को समझने के बाद इतनी बात समझ में आई होगी। और हाँ, आपसे अनुरोध यही रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी फैमिली बड़ी होगी, हमारे अंदर भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो कि आपको और हमें दोनों को पसंद आएंगे। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और मेरा यही कहना है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें, उसको केवल पढ़ें या याद करने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़ें, उसको समझने के लिए पढ़ें। इसलिए थोड़ी वीडियोस हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है बाकी यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि मैं और भी चैनल्स देखता हूँ जहाँ पर वीडियो काफ़ी छोटी होती है, शॉर्ट्स में होती है। तो नोट्स के अकॉर्डिंग भी वीडियोस बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। नोट्स प्लेलिस्ट को आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। नोट्स से भी पढ़ा रखा है जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात होए। बट मेरा ये था कि एनसीईआरटी को थोड़ा डीप पढ़ें, थोड़ा समझ के पढ़ें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताती है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है, बस केवल आपको समझना है और सुनना है। ठीक है, या मैं बोलूँ कि सुनना है, समझना है, ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट हाँ, किसी को अच्छा भी लगता है तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उम्मीद है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँगा। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियोज़ में, और हाँ, मिलने के लिए तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाकी वीडियोज़ आप देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे ज़रूर हम।